रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से अजीब व गरीब किस्म के हालात हो रहे हैं। शादियां अब गुस्से में करने की बातें हो रही हैं। हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने क्या बात कर दी और उसके ऊपर रद्द अमल क्या आया, ये हम आपको एक ट्वीट दिखाएंगे। और साथ एक और बड़ा मामला है, गवर्नर सिंध कह रहे हैं मेरे लिए तालियां नहीं बजाओ, गालियां दो। ये मामला क्यों उठा रहे हैं और इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं। गाने बजते हैं लेकिन बसंत करनी है, गाने नहीं बजने देने। पंजाब हुकूमत ने एक लिस्ट का इजरा किया है जिसके अंदर पंजाबी बेहुदा गानों की फहरिस्त तरतीब दी और कहा कि ये आपने बसंत पर नहीं बजाने। इसके पीछे क्या मुहरक़ात है, अज़मा बुखारी साहब हमें बताएंगी। हमने ये भी देखना है कि वकला तो लोगों को सहूलत मुहैया करते हैं, जब वो गिरफ़्तार होते हैं तो उसके ऊपर अदालतों के हवाले से क्या बात होती है। जज साहबान दोबारा से और वकला एक सियासी महवर का हिस्सा बन रहे हैं। इसके ऊपर हमारे पास मौजूद होंगे अवैस यूसुफजई और साकिब बशीर। सहाफ़ियों से पूछेंगे कि मामला क्या है। लेकिन बड़ी स्टोरी हमारी जो टॉप स्टोरी है वो तीरा ऑपरेशन के हवाले से है। तीरा आबादी में ऑपरेशन की हम बात काफ़ी अरसे से सुन रहे थे। हमें ये भी पता चला कि यहाँ पर बाकायदा कबायली जिरगे हुए और एक मुआहदे के तहत कबायलियों ने ख़ुद से ये माना कि वो यहाँ से ख़ास वक्त में जगह छोड़ के चले जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे तकरीबन 2-3 माह के अंदर। इसके हवाले से ख़बरें ये भी छपी कि हुकूमत वक्त सूबाई हुकूमत को इसका अदराक था। उन्होंने इन डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए फ़ंड्स का इजरा भी किया, इंतज़ामिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। लेकिन अब जब से मौसम ख़राब हुआ है और लोग नकल मकानी करते हुए बीच बर्फ़ के फंस गए हैं, तो मरकज़ और सूबाई हुकूमत के दरमियान शदीद किस्म की टेंशन है। ये हमारी टॉप स्टोरी है। हमारे पास KP असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज़ के अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान साहब मौजूद हैं। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला KP के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात शफीक जान भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। इबाद साहब, मैं अगर आपसे बात का आगाज़ करूँ तो आपने चीफ मिनिस्टर साहब के बयानात भी देख लिए, सवात के अंदर जो जलसा हुआ उसके अंदर बयानात देख लिए। ये ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं मरकज़ के ऊपर। ये कह रहे हैं कि हमारा इन लोगों के इनकला से कोई ताल्लुक नहीं है और ये इनखला जबरी है। चूँकि आप तमाम मामलात से जुड़े हुए हैं, मुझे ज़रा बताइएगा आपका पर्सपेक्टिव इस पर क्या है। शुक्रिया तलत साहब। आज भी अभी हमारी डिबेट चल रही थी असम्बली में, चीफ मिनिस्टर ने भी स्पीच की, फिर उसके रिबटल में मैंने भी 40 मिनट की स्पीच की। उसने आज भी ये कहा कि ये जबरी है। फिर मैंने जवाब में ये कहा कि ये जो 24 रुकनी कमेटी है उसके साथ मुज़ाकरात किसने किए, वो किसी कर्नल ने, किसी जनरल ने, किसी ब्रिगेडियर ने नहीं किए। वो मुज़ाकरात किए DC खैबर ने। तो DC खैबर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लाई है या फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लाई है या आर्मी का बंदा है, वो तो ज़ाहिर बात है क्रिस्टल क्लियर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। ये एपेक्स कमेटी में ये जो 3 शर्तें लगी थी कि या तो इस तरह जरगा बनाए उसको निकाल दो, या नंबर 2 ये था कि लोग अपना लश्कर बनाए, नंबर 3 स्पेसिफिक टाइम के लिए वेकेट कर ले इलाके को। ये डिसाइड हुआ था एपेक्स कमेटी में। एपेक्स कमेटी इज चेयर बाय द चीफ मिनिस्टर। फिर इनके लिए जो पैसों का बंदोबस्त है IDPs के लिए, वो कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव हुआ है और कैबिनेट मीटिंग इज चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो ये नैरेटिव कुछ और बना रहे हैं, लोगों को कुछ और कह रहे हैं। मैंने आज यही भी कहा कि आपके पास कोई अल्टरनेटिव है, कोई सलूशन है, क्योंकि इधर हमने एक तला सा स्पेशल कमेटी बनाई है प्रोविंशियल असम्बली की, जिसमें क्रॉस द बॉर्डर मैं भी उसका मेंबर हूँ, चीफ मिनिस्टर भी मेंबर है, स्पीकर उसको चेयर करता है। जो भी डेवलपमेंट हुई है APC, जो भी चीज़ें हैं वो इसका हिस्सा है उस कमेटी का, हमने करवाया। तो उसमें IG से हम ब्रीफिंग ले चुके हैं, उसने हैंड्स अप किए प्रैक्टिकल ये जो सिचुएशन है। उसने कहा न मेरे पास पूरे एक्सफार्टा में न कोई पुलिस स्टेशन है, न कोई फोर्स है, न मेरी वही क्या एक्सपर्टीज़ है, मैं नहीं कर सकता विदाउट फोर्सेस आर्मी। तो मतलब इसके पास अल्टरनेट है क्या चीज़, सिर्फ नैरेटिव बनाना। अच्छा, अल्टरनेट पे अभी आता हूँ। इबाद साहब, अगर मैं 2-3 बातें आपसे पूछ पाऊँ, आपने एपेक्स कमेटी का जिक्र किया। ये कमेटी है जिसके बाकायदा नोट्स बनते हैं और ये डॉक्यूमेंटेड होगा, ज़ाहिर है किसने क्या बात की वो नोट्स मौजूद होंगे। फिर आपने ये फरमाया कि चूंकि डिप्टी कमिश्नर ने 25 रुकनी के साथ बातचीत की, तो ज़ाहिर डिप्टी कमिश्नर के चेन ऑफ कमांड के अंदर आखिर में आके चीफ मिनिस्टर का ऑफिस बनता है, वो उन्होंने उसको कोई मरासला भेजा होगा।
फिर जो चीफ मिनिस्टर की तरफ से फंड्स का इजरा हुआ है 4 बिलियन का, वो भी अप्रूवल के ज़रिए हुआ होगा। तमाम डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होने के बावजूद ये बयानिया क्यों फैल रहा है कि सूबाई हुकूमत का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, और ये जो लोग वहाँ से जा रहे हैं, अगर मौसम की ख़राबी आ गई तो अपनी जगह पर, लेकिन असल में पहले फ़ैसला यही हुआ था कि जिरगे के ज़रिए इन्होंने एग्री किया था, तो ये फिर बयानिया फैल क्यों रहा है? ये तलत साहब, ये बहुत अफसोस से मैं कह रहा हूँ, आज भी मैंने ये बात की कि एटलीस्ट जो पॉलिटिक्स लोग कहते हैं, एटलीस्ट लाशों पर, जनाजों पर ये जो हालात है और जो कई डिकेड से हो रहे हैं, ये बहुत मेजरेबल कंडीशन में लोग, तो उस पर पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए। ये खुद ही अभी कल इसने तलत साहब एक और भी काम किया है, ये तो अजीब व गरीब लोग हैं जिसके हवाले है ये सूबा। जितने भी डोनर एजेंसीज है, इंटरनेशनल एनजीओज है, लोकल एनजीओज है, वॉलंटियर है, सबको बुलाकर उसको कह रहे हैं आप लोग फैसिलिटेट भी ना करें बल्कि हमें कैश दे दो कि वो भी हड़प कर जाए। ये बहुत, लेकिन इसको रिजॉल्व भी करना है ना। देखिए, एक तरफ चीफ मिनिस्टर और उनकी मुकम्मल काबीना है, एक तरफ सूबाई हुकूमत है, दूसरी तरफ मरकज की तरफ से स्टैंड क्लियर आ रहा है, बीच में तिरा के लोग फंसे हुए हैं, दहशत गर्दों से निपटना है, ये कोई आम नकल मकानी नहीं है। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा, चूंकि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं अपनी जमात के, बेहतर नहीं होगा कि ये तजवीज़ दी जाए कि एपिक्स कमेटी का इजलास बुला लें आप, और एपिक्स कमेटी के इजलास के अंदर वो तमाम दस्तावेजात मौजूद हों, और वो किसी को ब्रीफिंग के लिए भी बुला सकते हैं, डीसीज को बुला लें। मैं आज भी कह रहा, आप वाली जो बात है, एपिक्स कमेटी की मीटिंग हो, एपिक्स कमेटी को कौन चेयर कर रहा है? वो सीम है, तो सीम की वो है कि वो बुला ले मीटिंग, उसमें फोर्सेस के लोग भी है, उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उसमें जो चीज़ें वो तय कर ले। लाइन आर्डर इज़ पेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। तो ये न खुद कर रहे हैं न, और ये एक और जो नारा लगा रहे हैं कि हमें कोई सबूत दे दे, इंटरफेरेंस कैसे हो रही है। वो तो कमेटी में सब कुछ सबूत आईजी ने अपने प्रेजेंटेशन में हमें दे चुके हैं, कैसे तश्कीलें हो रही है, कितने लोग आए हैं, कितने लोग फला रास्ते से आए, सारा कुछ है। लेकिन बदकिस्मती ये है, ये इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो अच्छा, ये फरमाइएगा कि क्या आपको लगता है कि पिछले दिनों में जब से मौसम ख़राब हुआ और नकल मकानी एक मुश्किल काम बन गया और उसके बाद ख़बरें फैलने लग गई, आपको लगता है कि अगर ये मौसम ख़राब ना होता और नकल मकानी का अमल उसी मुआहदे के तहत हो जाता जो जिरगे ने नेगोशिएट किया था, तो आज ये खबर ना बनी हुई होती, नकल मकानी हो रही होती और ख़ामोशी के साथ सूबाई हुकूमत ये बात मान लेती कि ऑपरेशन होना नागुज़ीर है? क्योंकि मुझे लगता यूँ है तज्जियाती तौर पर कि जब से मौसम सख्त हुआ है, लोगों की मुश्किलात बढ़ी हैं, तो शायद सूबाई हुकूमत ने अपना नुक्ता नज़र तब्दील कर दिया। उससे पहले तो आपको लगता था कि ये बिल्कुल एक ही पेज पे हैं। ये एग्जैक्टली तलत साहब आपने सही पॉइंट आउट किया। इससे पहले भी बाजौड़ में ऑपरेशन हुआ है, उधर भी लोग आईडीपीज बने, वो गवर्नमेंट ऑन बोर्ड थी। तो ये बाजौड़ में मैं इनसे पूछता हूँ कि बाजौड़ में ये ऑन बोर्ड नहीं थे? 2 महीने पहले बाजौड़ की ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुई, 2 दफ़ा लोग आईडीपीज बने, वापस नहीं गए अपने हल्कों में। तो उधर तो ये इन लोगों ने, आपने नहीं सुना होगा कि इसने अपोज किया है, क्या कहे, कुछ नहीं कहा। तो ये एक वेदर को, लेकिन ये हमें फेस करना चाहिए। इशू तो है लोगों के लिए, लोग सफ़र हो रहे हैं, वो जो बंदा देख रहे हैं तो एग्जैक्टली बहुत अजीब व गरीब सिनारियो है, सिचुएशन है। लेकिन गवर्नमेंट का काम ये है लोगों को सर्विसेज देना। आप कोई अल्टरनेट। अच्छा, शफी जान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, शफी जान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं चाहूँगा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बीच में लूँ, वो थोड़ी सी देर में आए लेकिन हमारे पास वक्त मौजूद है। शफी साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि ज़रा हम 1-2 करके इसके ऊपर आ जाते हैं। हमारे पास आपकी हुकूमत का मौक़िफ़ मौजूद है, हमने चीफ मिनिस्टर साहब की तकरीर भी सुनी, आपके बयानात भी सुने। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो 25 रुकनी कमेटी है, ये जो कबायली जिरगा हुआ और उसके बाद आपके डिप्टी कमिश्नर के साथ बातचीत करके जो तारीख़ें तय हुई कि जनवरी फरवरी के महीनों में निकलेंगे ये लोग यहाँ से और अप्रैल 25 को शायद वो वापस जाएंगे, क्या ये सब अमल नहीं हुआ? एक सादा सवाल। और दूसरा है कि अगर हुआ तो क्या डिप्टी कमिश्नर ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया या अपने तय कर लिया? क्या हुआ? तलत साहब आपका शुक्रिया। मैंने तो ये बात साहब की बातों को नहीं सुना।
जहां तक आप जिस मुहायरे की बात कर रहे हैं, 24 रुकनी, यहाँ पे 8 कौमें हैं और 8 कौमों से 3-3 लोग लिए गए। इसी तरह ये जो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए 4 अगर करोड़ रुपए रखे गए आप हैं। इसकी बात कीजिएगा, मुझे सिर्फ ये समझा दें तो ये जो डीसी साहब ने जो साइन किए, चाहे सहूलत के लिए किए, क्या आपकी हुकूमत को इल्म नहीं था कि ये तारीखें तयशुदा हैं और इसके अंदर लोगों ने निकलना है, या आपके लिए भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी, हालांकि आपका डीसी वहां पे मौजूद था? देखिए ये तमाम प्रोसेस में ना सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद में लिया गया, ना सूबाई हुकूमत ने इनको इजाजत दी, ना सीएम सोहेल आफरीदी साहब ने इनको इजाजत दी, ना ही कैबिनेट ने दी। इनकी एक मुलाकात से ज्यादा मुलाकातें आईजीएफसी के साथ होती है, इस जरगा की 24 रुकनी के साथ होती हैं। ये सारी चीजें उधर फिक्स होती हैं। फैसिलिटेशन के लिए डीसी खैबर के साइन हैं, क्योंकि ये हमारे लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है। मस्जिद से जो ऐलानात करवाए गए कि आप घर छोड़ दें, तो इन लोगों को इनकी देखभाल के लिए सूबाई हुकूमत ने ही आगे आना था। मैंने, मीना खान साहब ने, अब्दुल गनी साहब ने, वजीर आला की हिदायत पर हम खुद वहां स्नोफॉल में खड़े रहे, लोगों को रेस्क्यू किया, महफूज मुकामात तक मुंतकिल किया। 19,000 फैमिलीज ने बाहर आना था, तकरीबन 14,000 आ चुकी हैं। तो ये सूबाई हुकूमत की फैसिलिटेशन के मद्देनजर रखते हुए डीसी खैबर की साइन हुई। और ये जो रजिस्ट्रेशन के 5 सेंटर्स आपने खबरों के मुताबिक कायम किए हैं, ये कौन सी रजिस्ट्रेशन थी, किन लोगों की रजिस्ट्रेशन थी और किसकी इमाम पर यह किया गया? देखिए, जब इन लोगों का इनखला शुरू हुआ तो इन लोगों की रजिस्ट्रेशन इन्हीं लोगों की हो रही है, और ये 19,000 फैमिलीज हैं, इन तमाम लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी। बात बड़ी सिंपल है तलत साहब, कि देखिए आप तलाल चौधरी साहब की तकरीर को उठा ले, ख्वाजा आसिफ की तकरीर फ्लोर पे पड़ी है, वो उठा ले, रिकॉर्ड का हिस्सा है। डीजीएसपीआर का बयान उठा ले, जब आसमा शहजादी साहब उनसे सवाल करती हैं, तो कहीं ये सारे कहते हैं कि ऑपरेशन है, ऑपरेशन होगा, हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन तो होगा, कोई माने या ना माने। अभी कल से एक बयानिया को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बाकी तमाम तदाबीर इनके लिए उल्टी पड़ गई है, हम अफरीदी कौम का जिरगा इतवार को बुला रहे हैं, जिसमें तमाम तर हकीकतें कौम के सामने रख देंगे हम। आप ये फरमाइए कि ये काम आपने पहले क्यों नहीं किया, जब आपको इतने एतराज़ात थे कि आपके ख्याल के मुताबिक ज़बरदस्ती साइन करवाए गए, आपके ख्याल के मुताबिक आपको इस लूप में नहीं रखा गया, आपने बयान भी फरमाया, तो ये जिरगे आपने पहले क्यों नहीं बनवाए? आपके पास हुकूमत मौजूद है, वसाइल मौजूद हैं, आप सिंध भी जाते हैं, पंजाब भी जाते हैं, पाकिस्तान सारा आपके सामने मौजूद है, तो आपने ये काम पहले क्यों नहीं किया, ये जानते हुए कि कितना एतराज़ था आपको इन लोगों के ऊपर, ये जानते हुए कि इन दिनों के अंदर इन लोगों का इनखला होना है? हम तो शुरू में कह रहे थे कि यहाँ पे बर्फबारी होनी है, ये मौसम नहीं है। अगर आप किसी किस्म की कार्रवाई भी करते हैं तो सूबाई हुकूमत के साथ बैठे, सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद में ले। इन्होंने तो हमारे ऊपर ही इम्पोज कर दिया गया है। अगर हमारी सुनवाई होती कहीं भी, हम तो बारहा ये बात कर रहे थे कि मिलिट्री ऑपरेशन इस चीज का हल नहीं है, लोगों का जबरी इनखला इस चीज का हल नहीं है। यहाँ पे 20 साल से आप मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, तो फिर दहशतगर्दी क्यों खत्म नहीं हो रही, दहशतगर्द क्यों खत्म नहीं हो रहे? हम तो डे 1 से हमारा स्टांस यही था कि हम बंद कमरे के फैसलों को अपने ऊपर मुसलत नहीं होने देंगे, और हमने वही किया कि हमने, ठीक है, इन्होंने ऑपरेशन तो मुसलत कर दिया, लेकिन वो लोग हमारे हैं जो जबरी तौर पर इनखला की सूरत में नीचे आ रहे हैं, वो लोग हमारे हैं, हमारी यहाँ पे हुकूमत है, हमारी यहाँ जिम्मेदारी बनती है, तो उनकी फैसिलिटेशन के लिए तो हमारे इकदाम उठाएंगे। तो अगर आप ये कहते कि आपने पहले क्यों नहीं किया, तो पहले तो हमें तो कोई मौका दिया गया, ये इन्होंने तो जबरदस्ती एक चीज को हमारे ऊपर मुसलत कर दिया। अच्छा, ज़रा इबाद साहब की बात सुन लीजिए। इबाद साहब, आपने सुना शफी जान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वो कह रहे हैं कि हम तमाम ऑपरेशन के हवाले से मामले से दूर थे, अब जब लोगों का इनखला शुरू हो गया तो उनको सहूलत मुहैया करने के लिए हमने सारे वो इंतज़ामी मामलात किए जो बम्र मजबूरी थी। ये तलत साहब, यही भी एक क्वेश्चन मार्क है कि डीसी चीज़ में मौजूद है और डीसी इसके अंडर है। अगर डीसी इसको इन्फॉर्म नहीं करते, डीसी इसका सुनता नहीं है, तो फिर ये हुकूमत किस तरह है, किस तरह चला रहा है? मैं तो कंफ्यूज हूँ इसमें। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं, तो अल्टरनेट इनके पास क्या है, क्या सोल्यूशन ये लेकर आए? आप वाली बात आपने जो बात की, एपेक्स कमेटी की मीटिंग ये कॉल करे, जिसमें फोर्सेस भी है, जिसमें आईजी भी है, जिसमें सारे लोग हैं, तो वही एपेक्स कमेटी मीटिंग में ये चीज़ें तय करे। उसका जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। आज मैंने भी ये बात की
कि आप अपने लीडर के लिए भी स्ट्रीट मूवमेंट करते हो, जो भी करते हो करते रहो, आपका राइट है, आपका लीडर है, लेकिन बीइंग चीफ मिनिस्टर आपकी भी ड्यूटी है कि आप इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, बजाय इसके आप वाली बात कि कराची जाए, लाहौर जाए, स्वात जाए, फला जाए, स्ट्रीट मूवमेंट करें। अब इन लोगों को जो बेचारे स्नोफॉल में किस टेरेबल कंडीशन में है, तो वे आउट निकालना। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो पॉजिटिव बात कर रहा हूँ तलत साहब कि इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जिसने जो बयान दिया फ्लोर पर का नहीं का, वो अपनी जगह है, लेकिन बीच में तिरा के लोग जो है सफरर वो है। तो हमें ये, अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करना चाहिए, पॉजिटिवली अदा करना चाहिए, बयानात नहीं देने चाहिए। लेट मी हियर शफी जान साहब, मीटिंग कॉल करे, उसमें तय करे, लोगों को रिलीफ दे। एपेक्स कमेटी की मीटिंग आप बुला लें, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप मुकामियों के जिरगों, वो भी जिरगे भी करें, लेकिन चीफ मिनिस्टर का काम जो है वो एपेक्स कमेटी से है, वहां पर मामला तय हो सकता है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। इबाद साहब ने कहा कि पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमारा भी यही मानना है। लेकिन इबाद साहब के अपने लीडर्स फ्लोर पे खड़े होके पख्तूनख्वा के बारे में जो कहते हैं कि ऑपरेशन होगा, उसका जवाब इबाद साहब को देना चाहिए। इबाद साहब को और उसकी पार्टी को हम इस तरफ भागने नहीं देंगे। इबाद साहब की पार्टी ने मिलकर ही हमारे इलाकों पे मिलिट्री ऑपरेशन को इम्पोज किया है और यही इसके जिम्मेदार है। ये जो आपको विजुअल इस वक्त तलत साहब नजर आ रहे हैं, कौन चाहता है कि इस सख्त मौसम में अपना घर छोड़े? बतहत मजबूरी वो निकल रहा है, जब इनखिला की सूरत में वो निकल रहा है। जब वो निकलेगा तो हम तो उसको फैसिलिटेट करेंगे ना, हमारी तो हुकूमत है, हमारी तो जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन अब सोल्यूशन की तरफ आए ना, तो सोल्यूशन क्या जिरगे में है या एपेक्स कमेटी में है, फरमाइएगा। तो देखिए, एपेक्स कमेटी की मीटिंग तो ये बुला ही नहीं रहे। 3 दफा सोहेल आफरीदी साहब ने डिमांड किया कि आप एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाएं, तो फेडरल हुकूमत नहीं बुला रही। हम तो सोल्यूशन जो है वो बड़ा सिंपल सा है। एपेक्स कमेटी, शफीजान साहब, एपेक्स कमेटी एक फेडरल भी है, एक प्रोविंशियल है। प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी का हेड चीफ मिनिस्टर का सन होता है, तो प्रोविंशियल मीटिंग तो ये खुद कॉल कर सकते हैं ना। अच्छा, चलो ये तो मान लेना कि आप फेडरल एपेक्स कमेटी को नहीं बुला रहे, जहां पे 4 वज़ीर आला बैठे हैं और इस सूरत मुल्क की सूरत हाल पे और सिक्योरिटी की सूरत हाल पे बातचीत करें। सूबाई एपेक्स कमेटी ने तय करना है ना शफी जान साहब। नहीं, बिल्कुल आपकी देखिए बात सुने ना। नहीं तलत साहब, एपेक्स कमेटी के लिए 3 दफा हमने राब्ता किया, फेडरल हुकूमत बुलाने को तैयार नहीं है। लेकिन इस अज़ाइम में ये कामयाब नहीं हो रहा है। ये सियासी इनके अज़ाइम है। अगर इनकी नीयत होती दहशतगर्दी खत्म करना, तो उसके लिए तो सोल्यूशन बड़ा सादा सा है। आपने एपेक्स कमेटी सूबाई की, जरा फैक्चुअल, 3 मरतबा आपने सूबाई एपेक्स कमेटी बुलाई, जो आपके बयान के मुताबिक वफाक किस तरह उसको ओवरराइड कर सकती है? वो तो यही कह देगी ना कि कोर कमांडर नहीं बैठेगा, आईजी नहीं बैठेगा, तो इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होगी, आप वो रिलीज कर दें कि देखें ये हमने कम्युनिकेशन किया। इसलिए तो आज फ्लोर पे सीएम सोहेल आफरीदी साहब ने कह दिया है कि इसके बाद जो भी होगा वो खतो किताबत की सूरत में होगा, क्योंकि ये अपने बयानिए से, अपनी बातों से पीछे हट जाते हैं और ये इनका वतीरा है फेडरल हुकूमत का। ये जो भी मुआहदे करते हैं इस हवाले से, ये सारे मुआहदों से पीछे हट पहले जो भी बातचीत हुई उसकी कोई खतो किताबत, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो आप हमें बता रहे हैं, हमें आपकी बात पर एतमाद है, लेकिन अगर वेरिफिकेशन करनी हो कि आपने 3 मरतबा एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया, फेडरल हुकूमत ने उसको बिल्कुल कर दिया, इसको कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है? इसको कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है? नहीं, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। 3 दफा सोहेल आफरीदी साहब ने इनको कहा है कि आप एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाएं, लेकिन नहीं बुलाएगी। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं तलत साहब। अब इबाद साहब ने भी कहा और आपने भी कहा कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। अगर वाकई ये चाहते हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दी खत्म हो, यहाँ पे दहशतगर्द खत्म हो, तो आए बैठते हैं अमन की खातिर। फेडरल हुकूमत भी बैठे, सूबाई हुकूमत भी बैठती है, सिक्योरिटी की एजेंसीज भी बैठती हैं, एक नेशनल पॉलिसी बनाते हैं, TUR सेट करते हैं और एक ही दफा दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करते हैं। इस तरह नहीं होगा कि एक आएगा वो ऑपरेशन करेगा, दूसरा बात करेगा, तीसरा फिर ऑपरेशन करेगा। हम कोई तजुर्बागाह नहीं है, हम कोई यहाँ की लेबोरेटरी नहीं है कि ये लोग हमारे ऊपर टेस्टिंग पे टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारे फैसले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करी। ये हिस्सा क्लोज करते हुए गुजारिश करते हुए कि इस वक्त जो सबसे अहम मामला है, वो जो आपने जिक्र किया वो बिल्कुल ठीक है, वो वैसे ही होना चाहिए। आपको बैठक के साथ, तदब्बर के साथ बातचीत करके मामला तक। लेकिन इस वक्त चीफ मिनिस्टर ने यह भी कह दिया है कि मैं जिरगा करूंगा। कल जिरगे पे जा रहे हैं, फिर वो एतवार के दिन का कहा गया है। एतवार के दिन का, ठीक है।
और ये भी कहा कि उसके अंदर कोई वफाक का नुमाइंदा नहीं होगा, चाहे वो कोर कमांडर हो या उसका नुमाइंदा हो या IGFC हो। नहीं, ये तो अफरीदी कौम का जरगा सीएम सोहेल अफरीदी साहब खुद बुला रहे हैं, और वहां पे हम ये तमाम हकायक सारी कौम के सामने रखेंगे कि किस तरह इनकी जबरी इनखला कराया गया है। I have to leave it there. Fair enough. I have to leave it there. शफी जान साहब आपका बहुत शुक्रिया, इबाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये मामला बहुत सेंसिटिव है, इसको तरीके के साथ हल करने की ज़रूरत है। इस बात के ऊपर तो इत्तेफाक है कि इसके साथ सियासत नहीं खेलनी चाहिए, लोगों की जानों का, माल का, उनके बच्चों के मुस्तकबिल का, और एक इमेज का मामला भी है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के संजीदा मामला को कैसे टैकल किया जाता है। हमारा प्रोग्राम जारी है। लाहौर में बसंत का जोशो खरोश जारी है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने 132 गानों की फहरिस्त जारी की है जो ज़ुबानी अल्फाज पर मबनी है, जिनकी शायरी और बेहुदा शायरी के ज़ुमरे में आते हैं। आप वो गाने नहीं बजा सकेंगे। आज़मा बुखारी साहबा वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ मौजूद है। आज़मा साहबा, बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने इसके ऊपर व्लॉग भी किया तो उन्होंने कहा जी आप बात करें पंजाब हुकूमत से, इनमें से तो हमारे पसंदीदा गाने भी हैं, वो उन्होंने क्यों पाबंदी लगा दी इस पर? बहुत शुक्रिया तलत साहब। एक तो मैं क्लैरिफिकेशन जो है वो करना चाहती हूँ। मैंने आज ट्वीट भी किया था कि जो नोटिफिकेशन है वो भी इस खबर के साथ चल रहा है। जो नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें बसंत का कोई जिक्र नहीं है। ये जो स्टेज के ऊपर जो गाने परफॉर्म होते हैं, ये नोटिफिकेशन उसके लिए है कि स्टेज पर इन गानों पे परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। मैं सिर्फ जो लोग आपको कह रहे हैं ना कि ये पता करें हमारे फेवरेट गाने जो हैं वो क्यों बैन किए हैं, आप सिर्फ, मैं आपको डेयर कर रही हूँ कि आप बराए मेहरबानी कोई दो गाने मुझे पढ़ के सुना दे। सुनना तो बहुत बात की बात है। और जिसको गाने कहा जा रहा है, जिसको शायरी कहा जा रहा है, ये गानों की और शायरी दोनों की तौहीन है। क्या ये जो मैं क्या लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करूं, जिनको गाने कहा गया है, ये बताए नहीं जा सकते, ये पढ़े नहीं जा सकते, इस पे परफॉर्म करना या इनको गुनगुनाना, तो मतलब मुझे नहीं पता कौन लोग हैं जो ये गाने गुनगुना सकते हैं। 27वें नंबर पर है, एक 27वें नंबर पे है उफ तूफानी रात। अब ये क्या? हाँ जी, इसमें क्या? ये उसके आगे बहुत कुछ है ना। ये खाली ये तो आपने एक लाइन पढ़ दी है ना, इसके आगे उफ तूफानी रात के आगे बहुत कुछ है जो मैं नहीं बता सकती कम से कम। आई कांट। अच्छा, अब आप ये फरमा रही है कि स्टेज के ऊपर इसको बैन कर दिया गया, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने पहले भी जो फौश गोई है और बेहुदा डांस हैं वो सारे बंद किए हुए हैं। अब ये बताइएगा कि ये गाने तो आपने ज़्यादा तशहीर नहीं कर दी इनकी, किसी को भी पता नहीं था, अब लोग इसकी तलाश में हैं, और अगर आप सर्च इंजन देखें तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर इन गानों की जो सर्च है वो आसमान से बातें करती हुई नजर आ रही। देखिए, हमें तो हर खैर गलत बात की सर्च करने की आदत है। बाय द वे, ये भी रिसर्च आई थी कि जो सबसे ज्यादा गलत चीजें जो सर्च की जाती हैं, ये देखी जाती हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये जो ये कहीं से डिपार्टमेंट में से कहीं से लीक हुआ, इसकी तशहीर हमने नहीं की। ये डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं जो है वो लीक हुआ, किसी स्टेज वाले ने किया है। मैं समझती हूँ कि किसी थिएटर वाले ने ये किसी मीडिया वाले को दिया कि जी ये देखें बड़ा जुल्म हो गया। बिकॉज तलत साहब, प्रॉब्लम यह है कि जब शायरी इस किस्म की होगी ना, जब गाने इस किस्म के होंगे, तो उसके ऊपर जो डांस होता है वो डांस अदा की शायरी है, और उसको एक कोई डांस के खिलाफ नहीं है, हुकूमत पंजाब जो है उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये ना इनको गाने कहा जाता है जा सकता है, ना इसको शायरी कहा जा सकता है, और इसके ऊपर जो होता है उसको डांस नहीं कहा जाता, उसको डांस नहीं कहा जा सकता। सो हम तो खैर मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने अगर इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करना है, और वो आज से नहीं कर रहे, बड़े सालों से है जो है वो हर बुरी चीज जो है वो उसकी सर्च इंजन में पाकिस्तानी होते हैं, तो अब उसमें मेरा क्या कसूर है बताएं। लेकिन वो मैंने लिस्ट दोबारा से देखी है, वो पिछले कई सालों से उस लिस्ट के अंदर दूसरे ममालिक बहुत ऊपर चले गए हैं पाकिस्तानियों के हवाले से, जब से हमने बैन किया। तो बैन का असर होता है, लेकिन दूसरी तरफ बैन के हवाले से ये भी है कि जो सोर्स है, ये गाने लिखे जा रहे हैं, ये गाने प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ये गाने मार्केट किए जा रहे हैं, ये ठेलों के ऊपर चलते हैं, ट्रैक्टरों के ऊपर लोग ट्रांसिस्टर लेके चल रहे होते हैं, तो ये चल तो रहे हैं। तो स्टेज पर बैन करने से क्या फर्क पड़ेगा? तो मार्केट में तो मौजूद है। नहीं, गाने सुनने में जैसे गुजारिश की दो स्टेजेस है ना। पहले तो है कि गाने सुनने जा रहे हैं, वो हर एक की फिर चॉइस है। हर एक की चॉइस को तो मैं मतलब नहीं कर सकती। हम कोई मतलब हुकूमत है, कोई मतलब डंडा पकड़ के तो किसी को आप वो अगर कोई अच्छी बुरी चीज के अंदर किसी को तमीज करनी है, वो उसको खुद करनी है।
लेकिन ये जो थिएटर्स के अंदर जो गानों और रक्स के नाम पे जो कुछ हो रहा है, कपड़े उतार देना, वाहियात जो है वो इशारेबाजी होना, वाहियात अ, गंदी हरकतें करना, इसको तो ना गाने कहा जा सकता है, ना इसको रक्स कहा जा सकता है। सो गुजारिश ये है कि ये गाने अब ज्यादा नहीं बन रहे, ये पहले बन रहे थे जब, चूंकि ये यूज ही बेसिकली ज्यादा थिएटर पे होते हैं, वहां से ये पॉपुलर होते हैं। और फिर जो एक स्पेसिफिक क्लास है जो इन थिएटर्स के अंदर इन्हीं गानों को देखने के लिए आती है, इन्हीं के ऊपर परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए आती थी, वो जो है वो जाहिर है इसको फिर वो शायद पसंद भी करते हैं, बट ये छोटी सी क्लास है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो इन गानों के नाम पे, रक्स के नाम पे जो कुछ हो रहा है, क्या उसको करने की खुली छुट्टी जो है वो होनी चाहिए? और अब तो लिमिट्स क्रॉस हो गए हैं। मुझे ये बताइए कि ये कहाँ काबिल कबूल है? फिर आपने अगर इस तरह के कोई काम करने हैं तो जाती तौर पर जो मर्जी कर रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थिएटर के नाम पे, और थिएटर पूरी दुनिया में आप देखिए, थिएटर एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, इतना सीरियस वहां पर सोशल इश्यूज पे काम होता है, आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, थिएटर को बहुत प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पर जो गाने और जिनके जरिए जो हम कर रहे हैं, अल्लाह माफी दे, इसको थिएटर तो नहीं कहते। बिल्कुल, पॉइंट वेल टेकन, बहुत शुक्रिया। क्या पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद से एक वकला तहरीक का आगाज़ हो सकता है? अगर आप सैयद वाजिद गिलानी जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी तकरीर और बयान आज सुने हैं तो लगता ये है कि उनका जहन बन रहा है कि हड़तालों के बाद जो इस वक्त जारी हैं, एक तहरीक का बाकायदा आगाज़ किया जाए। तो हम ज़रा इस जाविये से कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी तहरीकें हमने देखी हैं वकला की, छोटी बड़ी, बहुत बड़ी और बहुत छोटी। अवैस यूसुफ सईद साहब नुमाइंदा जियो न्यूज़ इन तमाम तहरीकों को कवर करते रहे हैं, उनका शुक्रिया। साकिब बशीर साहब नुमाइंदा 92 न्यूज़, वो भी इन तहरीकों की कवरेज करते रहे हैं। जाविये शायद रिपोर्टिंग के तज़िये के मुख्तलिफ हों, लेकिन हैं फील्ड के लोग। बहुत शुक्रिया जी। एक साकिब साहब, तहरीक इतनी मतलब लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया कि अब जब बार बार लोग इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमको सवाल उठाना पड़ता है। आपको लगता है कोई तहरीक की कोई शक्ल है इस वक्त, कोई माहौल है इस वक्त? नहीं, अगर उसका तनाजुर आज पिछले 2-4 रोज़ की वकला की जो एक्टिविटी है इस्लामाबाद की, या आज की हड़ताल है, इवन कल और परसों भी हड़ताल है, अगर उसका तनाजुर ये हो तो बिल्कुल भी वकला तहरीक शुरू नहीं हो रही। उसकी वजूहात हैं। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का इलेक्शन हो रहा है 14 फरवरी को, और वाजिद अली गिलानी साहब सदर के कैंडिडेट हैं दोबारा से। ठीक है, तो वो एक्टिव हैं। अब वो एक्सीडेंटली एक्टिव हो गए या किस वजह से, लेकिन बहरहाल वो एक्टिव हैं उस मामले में। एक बात, एक्सीडेंटली क्या है, किस तरह एक्टिवेशन? एक्सीडेंटली आपने ठोकर लगी है एक्टिवेशन? जी, पिछले 3 रोज पहले आपने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे ईमान और हादी, वहाँ पे 2-3 रोज वो वहाँ पे रहे। फिर माजी में अगर 5 माह पहले चले जाएं तो ये मुद्दई थे उनके खिलाफ मुकदमा में, और 5 माह बाद उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। ठीक है। और उसके पीछे वजह यही थी कि वो एक बार में भी तासुर बनाना चाह रहे थे कि एंटी लॉयर्स नहीं है हम, वकला के खिलाफ जो मुकदमा है वो उनके गले पड़ा हुआ था कि इलेक्शन में। तो अब आपको लगता है कि ये इलेक्शन के मामलात ज़्यादा हैं और तहरीक के मामलात के? इज दैट सो? इलेक्शन देखें, ये जो मुकदमा था ये इन्हीं की मदियत में दर्ज हुआ था, वाजिद गिलानी साहब की, और ये हुआ था 19 सितंबर 2025 को। इसमें 780 भी लगी हुई है और लड़ाई झगड़े की जो दीगर दफात होती हैं वो भी लगी हुई हैं। इसमें हुआ ये था कि जो पीटीआई के वकला थे वहाँ वो जमा थे, एहतजाज कर रहे थे, और ये जस्टिस जहांगीरी जो थे उनके लिए एहतजाज हो रहा था। तो इसमें वाजिद गिलानी साहब जो सदर हैं, जब वो बार ऑफिस से निकले तो इनके खिलाफ नारेबाजी की गई और इनको टाउट कहा गया, और ये इस तरह से तमाम सूरत हाल बनी, जिसके बाद ये पर्चा दर्ज करा दिया था। तो जो वकला हैं उनमें एक ये तासुर पाया जाता था कि जो बार है वो वकला का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, और अब चूंकि इलेक्शन आ गए हैं तो फिर उन्होंने साबित करना था कि जो बार है वो वकीलों के साथ खड़ी है। तो जिन वकीलों पे पर्चा कराया था गिलानी साहब ने, वो उन्हीं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ ना सिर्फ खड़े हो गए बल्कि उन्होंने कहा कि आप मेरे बार के ऑफिस में आए, वहाँ से आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। और हमने देखा कि 3 दिन तक वो वहीं पे उनका क़याम हुआ, दिन रात। हड़तालें भी तो चल रहे हैं, तो हड़ताल का भी फिर सियासत से नहीं, हड़ताल का बस इस हद तक है कि क्योंकि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब उनको पेश किया गया था तो उस वक्त वकला को कोर्ट रूम में दाखिल नहीं होने दिया था, पुलिस ने फोर्सफुली उनको बाहर निकाल दिया था कॉम्प्लेक्स से। तो उस तनाजुर में ये जो है, एक और तनाजुर भी है कि जब वो गिरफ्तारी हुई इस्लामाबाद से तो उस वक्त वाजिद गिलानी साहब बतौर सदर और सेक्रेटरी मंजूर अहमद जज्जा साहब साथ थे, तो उनके साथ भी कोई बदसलूकी हुई उस दौरान।
तो ये दो वजूहात हैं जिस वजह से वकला जो है हड़तालें कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है आइंदा कल या परसों किसी टाइम पे कुछ सुलह सफाई हो जाए जो इंतज़ामिया के साथ जो मामला है वकला की। लेकिन बहुत अरसे के बाद हमने रिटायर्ड जस्टिस अतर मिल्ला साहब को भी देखा, अगरचे जानवरों के हकूक़ के ऊपर बात कर रहे थे लेकिन बीच में टुकड़े बड़े वाजे थे और जो सर्कुलेट हो रहा है। अब आपको लगता है कि ये आवाज़ें जो हैं ये जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी तरफ से भी आएंगी, अगरचे रिटायर्ड नहीं है लेकिन जस्टिस कियानी साहब ने का भी बयान हमने सुना, उसकी तरफ ज़रा है ना हमें बताएं कि क्या हो रहा है। आपने तो कह दिया ट्वीट में कि सब कुछ बता दिया। नहीं, अतर मिल्ला साहब जो है वो बहुत वो एक्टिव मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह होंगे। ये इसी तरह कोई अगर कोई तकरीब होगी तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप? नहीं, मैं मालूमात बता रहे हैं। मालूमात ये है कि अगर तो बहुत बड़े पैमाने पर एक वकला तहरीक शुरू हो जाती है, जिस तरह कराची और लाहौर के वकला जो है वो कोई तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई हमें फ्रेम नज़र नहीं आ रहा, तो फिर हो सकता है कि ये रिटायर्ड जजेस भी आएँ। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर इसी तरह की तकरीबात होंगी, इसी तरह के उनके कमेंट्स आते रहेंगे। और मेरा ख्याल में अतर मिल्ला साहब के कमेंट्स तो पहले भी तकरीबात में इस किस्म के मिसिंग पर्सनस पे या इस किस्म के लोगों पे आते रहे। तो आप इसमें कुछ ज़्यादा यू वुड नॉट रीड, आपका क्या ख्याल है कि तलत साहब मेरा ये ख्याल है कि जो रावलपिंडी बार है और जो इस्लामाबाद बार है वो बहुत क्रूशल किरदार अदा करती है अगर कोई तहरीक का आगाज़ होना हो। और इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं वो दोनों बार्स इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी किस्म की मज़ामत करें। देखें, इस्लामाबाद बार वो है जो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट बार जिन्होंने दोनों जो आईनी तरामीम आई उनकी हिमायत की, तो जो हिमायत कर रहे हैं वो मुखालफत नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि इनको इतना फैसिलिटेट किया गया हुकूमत की जानिब से कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है वहाँ पे बड़ा ही लग्जरी किस्म का बार ऑफिस बना दिया गया है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि जब वो ये वाली सहूलियात एंजॉय कर रहे हैं तो वो किस तरह पूरा प्लॉट दिया गया है, बहुत बड़ा प्लॉट है डिस्ट्रिक्ट बार के लिए। अभी मेरे ख्याल में 1 माह हो गया है, मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया है। मोहसिन नकवी साहब ने तो सहाफियों के प्लॉटों का भी ऐलान किया। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में वो तो ये हवाले से क्या सहाफियों की सामत पर असर पड़ेगा? एनीवे आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया आपने हमारी रहनुमाई की। नाज़रीन, गवर्नर्स जो हैं वो तमाम सूबे को और साथ मरकज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं और अमूमन उनसे ख़ास किस्म का बातचीत के अंदर एहतियात की तवक्को होती है। लेकिन गवर्नर सिंध ने कहा कि तालियां नहीं बजाय गालियां दें। क्यों कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। नहीं, ताली कोई नहीं बजाए यार, ये तालियां बजा बजा के तो आपने हमारी आदतें खराब की हैं। हम सिर्फ ताली बजवा के, झंडे लगवा के, वोट मांग के, अपनी सीटें लेकर, कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई गवर्नर, कोई सीएम, और हम बड़े बस गाड़ियों में शू शू आए और चले गए। कोई ताली नहीं बजाए। हमें गालियां दें आप लोग, तब हम सुधरेंगे। 80 लाशें जल गई हैं, जले हुए लोगों पे सियासत कर रहे हैं। कोई कह रहा है 1947 में ये हुआ, कोई कह रहा है 2006 में यूं बना यूं बना। अबे बनने का नहीं पूछ रहे, आग क्यों नहीं बुझी, ये पूछ रहे हैं ये लोग कि हमारे लवाहिकीन जल गए, बचाने कोई नहीं आया। सवाल ये करें रेस्क्यू क्यों नहीं हुआ? आग लगाई गई, आग लग गई, आग बुझाई क्यों नहीं गई? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोगों की लिस्ट में दूं जो साउथ अफ्रीका सिर्फ शिकार खेलने जाते हैं। गुजारिश ये है गवर्नर साहब से कि ये सवाल तो लोग पूछ रहे हैं, आप गवर्नर हैं, आपने जवाब देने हैं, तो आप लोगों के सवाल इतने गुस्से से क्यों दोहरा रहे हैं? और तालियां नहीं, अगर गालियां देंगे तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? तो क्या ये शू शू टू टू करती हुई गाड़ियां आपके आगे पीछे नहीं होती? बुनियादी बात यह है कि निज़ाम को जवाब देना है, लोगों के गुस्से को अब आप हाईजैक ना करें और उनके सवाल ख़ुद उठाकर जवाबों से इज्तनाब ना बरतें। जो जवाब दिया हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने इस अमर का कि जो एक नया बिल मूव अराउंड कर रहा है और वो अजीब व गरीब किस्म का जवाब है। उन्होंने कहा जी कि ये जो बिल पास हुआ है कि जी शौहर बीवी को घूर नहीं सकता, इस किस्म का जो मामला है, तो फिर वो मामला उठा के ले गए ख़वातीन के हकूक़ की तरफ और ये कह दिया कि अगर मैं गुस्से में आ गया, अगरचे मेरी इस वक्त इरादा नहीं है शादी करने का, लेकिन अगर मैं गुस्से में आ गया तो 16 साल लड़की से शादी करूँगा। हवाला उनका यह था कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी की जो गुंजाइश ख़त्म की गई है, तो वो कह रहे हैं कि गुस्से में मैं शादी कर लूँगा। ये मैंने पहली मरतबा सुना है कि शादी गुस्से में की जाती है और वो भी 16 साल लड़की से। जिसके ऊपर समर हारून बिलोर साहिबा ने जवाब दिया कि उनकी तमाम मर्दानगी जो है वो छोटी बच्चियों के लिए है, किसी गुस्से वाले मर्द के सामने तो खड़े होते नहीं। हाउ सिक। अब देखते हैं इसका जवाब वो क्या देते हैं। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।